सिंगल मेडिसिन क्यों देते हैं? सिंगल मेडिसिन इसलिए देते हैं कि एक ही मेडिसिन की हम प्रूविंग करते हैं। जब हम एक ही मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं और एक समय में एक ही रोग का आक्रमण होता है हमारे शरीर पर, तो हमको एक से ज़्यादा औषधि नहीं देनी चाहिए। और इस तरह से और मिनिमम डोज देते हैं हम लोग। मिनिमम डोज क्यों देते हैं? मिनिमम डोज, जैसा कि डॉक्टर हेनमन ने शुरुआत में ही इस बात का विरोध किया था कि पहले जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दवा दी जाती थी, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जो कि आज भी होता है एलोपैथिक दवा में। तो इस तरह से डॉक्टर हेनमन ने जब शुरुआत किया अपनी प्रैक्टिस, तो उस समय भी वो ज़्यादा मात्रा में ही दवा देते थे और एग्रावेशन, वायलेंट एग्रावेशन होता था। तो धीरे 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 उन्होंने ये अनुभव किया, स्टडी किया, रिसर्च किया कि माइन्यूट दवा यानी सूक्ष्म मात्रा में देने पर एग्रावेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और रोगी आरोग्य हो जाता है। इस तरह से उन्होंने जो है, और इस तरह एक्सपीरियंस में पाया गया कि जब मिनिमम स्टिमुलस जो है हम प्रोटोप्लाज्म में देते हैं, तो उसकी क्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है। परंतु अगर वही स्टिमुलस प्रोटोप्लाज्म को हम स्ट्रॉन्ग देते हैं या मॉडरेट देते हैं, तो उसकी क्रिया को रोक देती है या हिंड्रेंस पैदा कर देती है। और बहुत स्ट्रांग देते हैं तो उसको डिस्टर्ब कर देती है, यानी डिस्ट्रॉय कर देती है उसके क्रिया को, प्रोटोप्लाज्म के क्रिया को। इन सब चीज़ों से डॉक्टर हेनमन ने निष्कर्ष निकाला कि कम से कम स्टिमुलस हमको देना है। किसको देना है? रोग शक्ति के ऊपर और वाइटल फोर्स के ऊपर कम से कम हमको स्टिमुलस देना है, जिससे कि हम बिना एग्रावेशन हुए, बिना रोग के लक्षण बढ़े हुए रोगी आराम मिल जाए। तो मिनिमम डोज का कंसेप्ट जो है डॉक्टर हेनमन ने इस तरह से किया। अब ये मिनिमम डोज कैसे उन्होंने किया? ये डॉक्ट्रिन ऑफ पोटेंटाइजेशन जो है, यानी पोटेंटाइजेशन की क्रिया के द्वारा उन्होंने औषध की मात्रा को कम से कम किया, क्वालिटी बढ़ती गई। पोटेंटाइजेशन के माध्यम से औषध की क्वालिटी बढ़ती जाती है और क्वांटिटी घटती जाती है। तो इस तरह की डॉक्टर हेनमन ने सेंडिसिमल स्केल का इजाद किया, फिफ्थ, इसका जिक्र जो है आर्गेनन के 5th एडिशन में है। डेसिमल स्केल भी है जिसको डॉक्टर हेरिंग ने इजाद किया है, और यही 6th एडिशन में डॉक्टर हेनमन ने एक नए स्केल का आविष्कार किया, जिसको हम 50 मिलीसिमल स्केल कहते हैं। अब एक चीज़ और भी, कार्डिनल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल में पोटेंटाइजेशन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग हो गई, और डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉनिक डिजीज जैसा हम आप सभी जानते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। और पिछली बार थोड़ा जिक्र भी हुआ था कि कैसे सोरा का उद्भव होता है, कैसे सोरा उत्पन्न होता है। संक्षेप में आज हम ये समझने का प्रयास करें कि इविल थिंकिंग जो होती है, जब हमारी सोच, हमारे मन में जो कलुषित विचार अगर नहीं रहे, तो उतने ही हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। जैसे ही कलुषित विचार हमारे मन में ज़्यादा होता है और यह हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, और ये वाइटल ऑर्गन्स को हमारी प्रकृति में इतनी क्षमता है कि उसको ज़्यादा पीड़ित न होने देते हुए इसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, यानी स्किन के ऊपर पड़ता है, और वह इचिंग के रूप में होता है, जिसको डॉक्टर हेनमन ने इसको सोरा कहा। और जब हम अच्छे विचार करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, और बुरे कार्य करने के पहले हम बुरा सोच रखते हैं, इविल थिंकिंग करते हैं। तो उसके उपरांत जो है सिफिलिस और साइकोसिस का उद्भव होता है।
सिफिलिस और साइकोसिस होता है। फ्रेंड्स चल रहा है। इस प्रकार से हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल श्रीवास्तव के घर का। और इसके बाद जो है तो बोले थे हम कि लोगों घंटा ने आगे सिम्टम्स के बारे में चर्चा किया था, और सिम्टम्स के साथ साथ हम लोगों ने फिर इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद केस टेकिंग, और केस टेकिंग के बाद जब ये निश्चय हो जाता है कि हमें कौन सी औषधि देनी है, तो हम उस औषध को रोगी को देते हैं। हाँ बोलिए। हम औषध जो है रोगी को सिंगल देते हैं, सिंगल और सिंपल देते हैं। सिंगल मेडिसिन जो रहेगा उनके, और यहाँ हम लोग कंफर्म है कि कोई नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि सिंगल मेडिसिन जो देते हैं, केवल औषध चयन कर देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। हमें किस पोटेंसी की दवा देनी है, रोगी के वाइटल फोर्स का जो रिजोनेंस है, जो गुंजन है, रिजोनेंस है, और औषध के एनर्जी के फील्ड का जो रिजोनेंस है, वो अगर इक्वल होगा और थोड़ा स्ट्रांग होगा, तब हमारी मेडिसिन उस पर इफेक्ट करेगी और रोगी रोग मुक्त हो जाएगा, यानी क्योर हो जाएगा। इस बात को डॉक्टर विथोल्कस ने कहा है कि वाइटल फोर्स के एनर्जी फील्ड का रिजोनेंस जो है वो हमारी मेडिसिन के एनर्जी फील्ड के रिजोनेंस के बराबर और थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारे वाइटल फोर्स पर उसका इफेक्ट होगा और रोगी आरोग्य होगा। तो हमारी औषधि हमने रोगी को दे दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रोगी हमारा एक्यूट केस से पीड़ित है, एक्यूट रोग से या क्रॉनिक रोग से। अगर एक्यूट रोग से पीड़ित है, एक्यूट रोग से अगर है, यानी तत्काल उसको कोई तकलीफ लेकर आया है हमारे पास, चाहे फीवर हो, चाहे पेन हो, चाहे हेडेक हो, कुछ भी हो, तो हमें उसी के हिसाब से औषधि शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन दी जा सकती है। और उसका रिपीटिशन जो है रोग के वायलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वायलेंट है, हम उसके हिसाब से उसका रिपीटिशन करते हैं। यानी 2 घंटे 1 घंटे के हिसाब से भी दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी रोग इतना इमरजेंसी वाला होता है, इतना वायलेंट होता है, जैसे कालरा के पेशेंट में हमें ऐसी वही मेडिसिन हमको 5-5, 10-10 मिनट पर भी दिया जा सकता है, तभी रोगी के लाइफ को हम बचा सकते हैं। यानी औषध का चयन, औषध की पोटेंसी का चयन और उसके पास रिपीटिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि कभी कभी क्रॉनिक डिजीज में एक्यूटनेस आ जाती है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक रोगी आया और उसको कोई ट्यूमर है और उस ट्यूमर को पेनफुल है, सपोज करिए बहुत कड़ा है, और वो कहता हमें ठीक होना है, तो वो एक तरह से एक्यूटनेस दर्शाता है वो। और ऐसे केसेज में हम 2 तरह के लोग करते हैं चिकित्सक। कुछ लोग हाई पोटेंसी देना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है लो पोटेंसी देना पसंद करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग कल्केरिया फ्लोर जो है, अगर स्टोनी हार्डनेस है तो उसमें 6x की दवा तब तक देते जाते हैं जब तक कि उसको आराम न मिल जाए। और कुछ चिकित्सक हाई पोटेंसी की दवा देते हैं, कल्केरिया फ्लोर की 1 mg देते हैं और उसको लॉन्ग ड्यूरेशन पर उसका रिपीटिशन करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 तरह के चिकित्सक हमारे यहाँ हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं कह लीजिए।
होम्योपैथ दो तरह के हैं, एक हाई पोटेंटिस्ट हैं और दूसरे लो पोटेंटिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर बोरिक वगैरह, नैस वगैरह, ये लोग, ये एलन वगैरह, ये लोग लो पोटेंटिस्ट थे। और कैंट हुए, हेरिंग हुए आदि, ये लोग जो है ये हाई पोटेंटिस्ट हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कई हमने देखा ऐसा कहते हुए सुना है हमने कि जैसे बॉम्बे वगैरह में जहाँ औद्योगिक नगरी है, वहाँ पर ज़्यादातर होम्योपैथिक चिकित्सक जो है वो हाई पोटेंसी में दवा देते हैं। उनका ये सोचना है कि वायुमंडल में इतना प्रदूषण है जिसके कारण से चाहे वो एक्यूट रोग हो या क्रॉनिक रोग हो, वो अपनी जड़ें जो है बहुत मजबूती से बनाया हुआ है शरीर के अंदर, और वह आसानी से लो पोटेंसी से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उनकी थिंकिंग है। तो ऐसे समय में वो हाई पोटेंसी ज़्यादातर देते हैं। ऐसा भी उनका मानना है कि क्रॉनिक डिजीज जो है उसकी जड़ें बहुत अंदर की ओर होती है, एक्यूट जैसे नहीं होती है, इसलिए भी हमको हाई पोटेंसी की दवा देनी चाहिए। अब एक्यूट केस में कई बार ऐसे केसेज आते हैं जहां पर हम सिमिलम दवा जो है, मोस्ट सिमिलम दवा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं। अगर मोस्ट सिमिलम चयनित भी हो गई, मान लीजिए सिलेक्ट भी हो गया, तो भी हमें रोगी के हिसाब से हमें औषध को देना होता है। अगर सपोज करिए कि कोई कैंसर का रोगी है, कोई टीबी का रोगी है, तो और आपकी एकदम 100% ट्यूबरकुलिनम औषधि इंडिकेटेड है या साइलिसिया इंडिकेटेड है ट्यूबरकुलिनम के केस में, या फास्फोरस इंडिकेटेड है, तो हमें एक बार सोचना पड़ता है, एक बार सोचना चाहिए, उसका हार्ट का, लंग का अच्छी तरह से उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। ऐसे में हमको या ट्यूबरकुलिनम जो है हमें एकदम नहीं देनी चाहिए, बस बल्कि उसके जगह पर कोई शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई पोटेंसी की दवा, डीप एक्टिंग की दवा का एक्शन अंदर से बाहर होता है, तो वो किसी तरह से रोगी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे समय में हमको लो पोटेंसी की दवा, मध्यम पोटेंसी की 30 की या 200 की, या कभी कभी मदर टीचर में भी दवा हमको देनी पड़ती है। और ये दवाइयाँ जो है वायलेंसी के अनुसार हमको उसका रिपीटिशन करना पड़ता है। तो हमें बड़े सोच समझ के दवाई का रिपीटिशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर 6th एडिशन में डॉक्टर हेनमन ने एक रिपीटिशन का उन्होंने कहा कि आप रिपीट कर सकते हैं। 5th एडिशन में डॉक्टर हेनमन ने कहा था कि ये सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज देने के बाद हमको उसका रिपीटिशन तब तक नहीं करना है जब तक कि उसका एक्शन एग्जॉस्ट न हो जाए। अगर रोगी को आराम मिल रहा है, रोगी को आराम मिल रहा है, और जब तक आराम मिल रहा है तब तक हमें उस औषध के को रिपीट नहीं करना है। 5th एडिशन में डॉक्टर हेनमन ने ऐसा कहा है। और 99% डॉक्टर होम्योपैथिक के जो क्लासिकल और हेनमनियन प्रैक्टिस करते हैं वो यही करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर दवा का एक्शन एग्जॉस्ट कर गया है, तो और एग्जॉस्ट करने के बाद फिर वही सिम्टम आ गया, मान लीजिए जिसके लिए आपने पहली बार दिया था और उसका एक्शन एग्जॉस्ट हो गया और वही सिम्टम आ गया, तो हमें उसी दवा की पोटेंसी रिपीट करनी है, वही पोटेंसी हमें करनी है। और इस तरह से देने के बाद मान लीजिए रोगी को आराम मिला और फिर हम देखते हैं कि फिर आगे आराम नहीं मिल रहा है, उसका प्रोग्रेस रुक गया है, आराम होने की प्रोग्रेस, तो हमें फिर थोड़ा
ज्यादा पोटेंसी यानी 30 दिया है तो हमें 200 देने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमें बढ़ाकर देना चाहिए और उसको भी रिपीट नहीं करना है। अगर उसका एक्शन शुरू हो गया है तो उसको स्वाभाविक रूप से उसके एक्शन को छेड़ना नहीं है, होने देना है। और इस प्रकार से जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि 6th एडिशन में डॉक्टर हेनमन ने एक नए स्केल का इजाद किया जिसको 50 मिलीसिमल स्केल कहते हैं। सेंटिसिमल स्केल में सभी आप लोग जानते हैं 1:99 का रेशियो होता है ड्रग और व्हीकल का। डेसिमल स्केल में 1:9 का रेशियो होता है ड्रग और व्हीकल का। और 50 मिलीसिमल स्केल में 1:50,000 का रेशियो रहता है। 50 मिलीसिमल स्केल के बारे में विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि रिपीटिशन के बारे में डॉक्टर हेनमन ने 6th एडिशन में 50 मिलीसिमल स्केल के आधार पर एक अलग ही उन्होंने प्लसिंग मेथड का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है। प्लसिंग मेथड का मतलब प्लस करते जाना, यूं समझ लीजिए, सिंपल प्लस करते जाना। प्लसिंग मेथड में डॉक्टर हेनमन ने क्या बताया है, उन्होंने ये कहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि देखिए हम कर नहीं पाते हैं और हमको तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 99% लोग 5th एडिशन को फॉलो करते हैं। 1% शायद 1% लोग 6th एडिशन यानी 50 मिलीसिमल स्केल पे इलाज करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत इफेक्टिव है। मैं खुद नहीं प्रयोग करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर प्रयोग किया गया है और उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। लेकिन डॉक्टर हेनमन ये कहते हैं, शर्त ये है उनकी कि वो दवा एकदम 100% सिमिलम होनी चाहिए, 100%। दूसरा उनका शर्त ये है कि वह पानी में डिस्टिल वाटर में घुली होनी चाहिए। और तीसरा ये उनका शर्त है, कहना है कि हर अगली पोटेंसी बढ़ी हुई होनी चाहिए। और इस प्रकार से हम उसको रिपीट करते हैं। एक बार एक मेरा पर्सनल अनुभव है कि एक बार मुझे जो है दाहिने साइड में सीने में बहुत भयंकर दर्द हुआ, इतना भयंकर दर्द हुआ कि ना मैं तो खड़ा हो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना दाएं ना बाएं, एकदम मैं हिल डुल नहीं पा रहा था। दाहिने तरफ लेटने पर मुझे आराम भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी स्वयं दवा लेने की चेष्टा मैंने नहीं किया। स्वयं के इलाज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी शायद सबको, मुझे तो होती है। तो मैं डॉक्टर शुक्ला को आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग, आप डॉक्टर डी कुमार, डॉक्टर मृगांक श्रीवास्तव जानते हैं, हमारे यहाँ मीटिंग में आते रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला, अंबु शुक्ला, मैं उनके यहाँ भागे भागे गया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको आज 50 मिलीसिमल स्केल की दवा दे रहा हूँ। वो भी करते हैं मगर कम करते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे डॉक्टर साहब कि उन्होंने दवा जिस तरह से उन्होंने बताया लेने के लिए, मैंने लिया और 10 मिनट के अंदर मुझको 50% आराम मिल गया। ये समझ लीजिए आप, 50% आराम मिल गया। और फिर लिया मैंने, फिर फ़ोन किया उनको कि डॉक्टर साहब ऐसा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप फिर अब ले लीजिएगा, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद फिर ले लीजिएगा। चूँकि खांसी आ रही थी मुझे, दूसरे दिन भी मुझे खांसी आया और ये इंटरकास्टल मस्कुलर पेन रहा होगा, तो उस पर झटका लगा, फिर पेन होने लगा। तो उन्होंने कहा कि फिर इसको आप रिपीट कर लीजिए, जल्दी जल्दी रिपीट कर लीजिए, 15-15 मिनट पर कर लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। मुझे एकदम शाम तक पूरा 100% आराम मिल गया मुझे। लेकिन वो दवा क्या थी आप भी गेस कर लिए होंगे, ब्राइनिया दवा थी वो। देखिए 50 मिलीसिमल स्केल पर उन्होंने दिया था 1/0/1 उन्होंने दिया था।
0/1 की पोटेंसी उन्होंने ब्राइनिया की दिया था। अब यहाँ पे डॉक्टर हेनमन ने जो 6th एडिशन में बताया है कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, 50 मिलीसिमल स्केल मैं नहीं बता रहा हूँ, प्लसिंग मेथड कैसे करते हैं इसको मैं बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि 4 आउंस की एक शीशी लीजिए और उसमें 7 टेबल स्पून फुल डिस्टिल्ड वाटर डाल लीजिए। एक आप बॉटल लीजिए कांच की 4 आउंस की, और उसमें 7 टेबल स्पून फुल डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिए, और 50 मिलीसिमल स्केल की जो भी औषध देनी है आपको, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 जो भी देनी हो, उसकी एक या दो गोली, और ज्यादातर इस 50 मिलीसिमल की गोलियां जो होती हैं वो 10 की होती है। जैसे 40 नंबर की गोली हम लोग प्रयोग करते हैं, 30 नंबर की करते हैं, वो 10 नंबर की होती है। उसकी केवल एक या दो गोली उसमें डालकर अच्छी तरह से उसको हिला दीजिए, अच्छी तरह से हिला दीजिए, और जिस पेशेंट को देना हो उसमें से 1 टेबल स्पून फुल उसको आप उस रोगी को आप दे दीजिए। यदि उसको आराम मिलता है और रिपीट करने की आवश्यकता होती है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको, कि अगर दोबारा देना है हमको, अब ये जो आपने बनाया 4 आउंस में दवा, इसमें कार्क लगा दीजिए कायदे से, उसमें लेबल लगा दीजिए, और एक इस डोजेस का आता है 7 भाग वाली, उसको चिपका दीजिए। अब उसके बाद अगर दोबारा डोज देना है तो उस बॉटल को दाहिने हाथ की अंगुलियों से पकड़ के उसको 10 स्ट्रोक जो है, 8 स्ट्रोक, 10 स्ट्रोक, 12 स्ट्रोक, जैसी आवश्यकता हो उसको देना है। और देने के बाद उसमें से फिर 1 टेबल स्पून फुल लेकर 1 गिलास डिस्टिल वाटर या सिंपल पानी लेकर उसमें उसको घोल दीजिए, उसमें उसको डाल दीजिए 1 टेबल स्पून फुल डाल के, और उस गिलास में जो कि 3/4 भाग डिस्टिल वाटर से भरा हो, और उसमें से 1 टेबल स्पून फुल लेके रोगी को पिला दीजिए, और बाकी जो है उसको फेंक दीजिए, बाकी को फेंक देना है। फिर अगर तीसरा डोज भी देना हो उसको, मान लीजिए, तो फिर आपको जो मूल दवा है जो 4 आउंस में आपने बनाया था, उसको फिर आप स्ट्रोक दीजिए, 10 या 8 या 12, जैसी रोग की सीवियरिटी हो उसके अनुसार उसको दीजिए, और उसमें से 1 टेबल स्पून फुल फिर 1 गिलास पानी में 3/4 भाग भरा हो उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए, और 1 टेबल स्पून फुल पीने के रोगी को पिलाने के बाद बाकी को फेंक दीजिए। अब ने डॉक्टर हेनमन ने इस तरह से उन्होंने बताया है कि 50 मिलीसिमल स्केल की दवाइयाँ जो है हम इस तरह से देने का विधान उन्होंने बताया है। अब यहाँ पर ये है, इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिस में सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 4 आउंस की दवा न बना के, अगर हम चाहें तो हाफ आउंस की एक शीशी ले लें, हाफ आउंस की एक शीशी ले लें, और उसमें हम जो है पानी डिस्टिल वाटर भर लें, और उसमें 1 या 2 गोली सेलेक्टेड मेडिसिन की, 1 या 2 गोली 50 मिलीसिमल स्केल की उसमें डाल दें, और उसको हिला दें, और हिलाने के बाद उसको उसमें से 3-4 बूंद दवा 1 ग्राम की शीशी लें, उसमें आप डिस्टिल वाटर भर दें, और उसमें से जो हाफ आउंस की है उसमें से 3-4 बूंद जो है इसमें टपका दीजिए, और इसको हिला दीजिए, और रोगी को पिला दीजिए। फिर दोबारा देना हो तो उसको जो हाफ आउंस की शीशी है उसको फिर स्ट्रोक दीजिए,
और इस तरह से उसको फिर 1 ग्राम दूसरी लीजिए, वही नहीं लेना है, दूसरी शीशी लेनी है, क्योंकि हमारी पोटेंसी बढ़ती जा रही है इस तरह से। तो इस तरह से जो है ये, चूंकि ये झंझट वाला है एक तरह से, ज्यादातर चिकित्सक ये करना नहीं चाहते हैं। आजकल मॉडर्न युग में रोगी भी इस तरह की प्रॉब्लम को झेलना नहीं चाहता है। वो सिंपल दवा तो लेने में आनाकानी करता है, या कहो 3 डोज आपने बताया तो 1 ही ले पाया हो या 2 ही ले पाता है। लेकिन एक बार कहीं पढ़ा हमने कि डॉक्टर हेनमन ने भी एक केस में उसको 50 मिलीस्मल स्केल की गोली लेकर, उसको शुगर और मिल्क थोड़ा सा लेकर उस पर डाल के उसको क्रश कर लिया और उसको मिला लिया, मिला के भी रोगी को दिया, तो भी फायदा होता है। कई बार बहुत सेंसिटिव पेशेंट आते हैं, ये प्लसिंग मेथड की बात हो रही है 50 मिलीस्मल स्केल के संबंध में। कई बार जो है पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं या इडियोसिंक्रेटिक होते हैं, जिनको बोलते हैं हम, आप एलर्जिक कह लीजिए साधारण भाषा में। तो जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनको हम इस तरह दवा न देकर ऑल्फैक्शन विधि से, मेथड से देते हैं, सूंघा कर देते हैं, तो भी उसका अच्छा इफेक्ट होता है सूंघा कर देने पर। और इस तरह से सूंघाने की जो मेथड है, कई बार हमें बच्चों में दिया जाता है, जो बेहोश है अनकॉन्शियस है उसको भी देना पड़ सकता है ना। तो इस तरह से जो है रिपीटिशन, 5th एडिशन और 6th एडिशन के आधार पर डिफरेंट है, और इस तरह से हम रिपीटिशन करते हैं। और 6th एडिशन में भी जो प्लसिंग मेथड है वैसे ही है कि जब तक रोगी को आराम मिल रहा हो तो हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि हम आवश्यकता पड़ने पर हम बार बार रिपीट कर सकते हैं इसमें प्लसिंग मेथड द्वारा। जबकि 5th एडिशन में डॉक्टर हेनमन ने कहा है कि एक दवा अगर काम करना शुरू कर दे, एज लॉन्ग एज द पेशेंट फील्स रिलीफ, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। इसको रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन 5th एडिशन में ऐसा कंसेप्ट डॉक्टर हेनमन के दिमाग में क्यों आया होगा, अब ये भी एक प्रश्न है। क्यों आया भाई? इसलिए आया कि हम जो सेंडिस्मल स्केल की दवाइयाँ देते हैं, आपने सुना होगा, हम इस संकट से गुजरते हैं। कई बार रोगी आता है इलाज कराने हमारे पास, आपके पास, एक प्रश्न करता है, डॉक्टर साहब बढ़ेगा तो नहीं रोग? बढ़ेगा तो नहीं? होम्योपैथी में सुना है कि रोग बढ़ जाता है। कई बार ऐसा इस तरह देखना है बेटा, बढ़ जाता है, इस तरह का प्रश्न करता है रोगी। तो 50 मिलीस्मल स्केल में ये समस्या नहीं के बराबर है, मतलब एग्रावेशन होने के चांसेस नगण्य है, निग्लेजिबल है। और अगर होता भी है तो जब रोग ठीक होने को होता है, देखिए क्या डिफरेंसेस है, ये समझने वाली बात है। यदि 50 मिलीस्मल स्केल के आधार पर दवा देने के बाद एग्रावेशन शुरू में नहीं होगा, जबकि सेंडिस्मल स्केल की दवा हम देते हैं तो शुरू में ही एग्रावेशन होने लगता है, और रोगी एक तो ऑलरेडी बीमार है ही है, और एग्रावेशन होने के कारण उसको और तकलीफ होती है। भले ही उसके भले के लिए एग्रावेशन हो, होम्योपैथिक एग्रावेशन हो, लेकिन वो परेशान तो हो ही जाता है एक बार। आपको डॉक्टर मृगांक श्रीवास्तव को ये केस पता ही है आपको, डॉक्टर केसी शर्मा का। डॉक्टर केसी शर्मा हमारे मित्र हैं। उन्होंने 230 की दवा लिया ग्रेफाइटिस की, और उन्होंने 1 हफ्ता इंतजार किया उसके एक्शन का। उन्होंने कहा कि लगता है कि पोटेंसी कम है, 200 लिया, फिर 1 हफ्ता इंतजार किया, और फिर 1 ml ले लिया। 1 ml लेने का परिणाम ये हुआ
इतना भयंकर एग्रावेशन हुआ, सारे दोनों पांव फूल गए, इतने मोटे मोटे फूल गए, उनका प्लेटलेट घट गया, उनका जो है प्लेटलेट एकदम बहुत ही कम हो गया, हीमोग्लोबिन 5 हो गया, उनका 6 हो गया, और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। होम्योपैथिक एग्रावेशन की बात मैं कह रहा हूं आपको, कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, पीजीआई में जाना पड़ा उनको, और अब जाके वो जो है संभल पाए हैं। तो मैंने कई केस ऐसे देखे हैं। यही कारण होगा कि डॉक्टर हेनमन तो बड़े कीन ऑब्जर्वर थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने ये दिन पे दिन अनुभव करते रहे कि इस एग्रावेशन के संकट को कैसे टाला जाए। तो उन्होंने और डोज को मिनिमाइज किया, यानी मिनिमम से माइन्यूटेस्ट तक वो गए, और उन्होंने जो है 50 मिलीस्मल स्केल का इजाद किया, और इस तरह से ताकि एग्रावेशन ना हो, एग्रावेशन भी ना हो। और इसमें आप कभी अनुभव करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि सेंडिस्मल स्केल की दवा देने पर, सेंडिस्मल स्केल की दवा देने पर जो रोगी 1 महीने में ठीक होता है, अगर 50 मिलीस्मल स्केल पर चयनित दवा देंगे तो वह 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, यानी इतना रैपिड इसका एक्शन होता है। तो भाई क्यों न प्रयोग किया जाए, किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि हमारी औषध जो सिमिलम होनी चाहिए, एकदम 100% मतलब सिमिलम बेस पर सेलेक्टेड होनी चाहिए दवा, नहीं तो काम नहीं करेगी। तो इस तरह से तो रिपीटिशन का बहुत बड़ा महत्व है होम्योपैथी में। हमको दवा सेलेक्ट कर लेना, मान लीजिए बहुत बड़ा काम तो है ही है, उसको कर लिया आपने। दूसरी समस्या पोटेंसी की आती है, और तीसरी समस्या आती है हमारी रिपीटिशन की। अभी हमारे एक मित्र हैं, वे जो है उनके सिम्टम जो थे जेलसीमियम के थे, उनको जेलसीमियम के थे, एकदम डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस उनको थी, और उनको पीठ में स्पाइनल कार्ड के एलोंग उनको जो है वो हो रहा था शिवरिंग टाइप का, जैसे ठंडक टाइप का उनको फील हो रहा था, एक वेव टाइप का ऊपर नीचे चल रहा था, और वे काफ़ी परेशान थे उससे। कोई बहुत ज़्यादा और तकलीफ नहीं थी, लेकिन इससे बहुत परेशान थे। चर्चा हमसे किए, डॉक्टर साहब क्या किया जाए, तो हमने सारा सिम्टम लिया, और उसके बाद उनको जेलसीमियम जो है 30 की हमने 2-3 खुराक दिया उनको, सुबह दोपहर शाम करके। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब, और हमने मना किया कि आपको रिपीट नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़े पद पर हैं, रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के। तो उनको मैंने फ्रेंडली उनको सजेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप जो है इसको रिपीट मत करिएगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि हमको 50% आराम है। फिर हमने कहा कि आपको अभी भी रिपीट नहीं करना, जब हमारी मेडिसिन का एक्शन हो रहा है तो हमें रिपीट करने की क्या आवश्यकता है। फिर 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब हमको 70% आराम है। इस तरह से वो करीब 80% उनको नेक्स्ट वीक में उन्होंने बताया। अब सोचिए कि 3 खुराक की दवा, वो 3 खुराक उसको सिंगली मान के मैंने दिया है, और वो दवा जो है वो 20 दिन तक एक्शन में रही। जेलसीमियम हम आप सभी पढ़े हैं, उसका एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 डेज है। और अब मेरे लिए समस्या देखिए यहाँ पर क्या है, आराम उनको मिल गया। अब फिर 1 हफ्ते के लिए हमने कहा कि अभी मत लीजिए, फिर उन्होंने कहा कि हमको 95% आराम मिल गया है। सोचिए कि बस 30 की दवा, और उसके बाद जो है अब उनका फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले कि डॉक्टर साहब अब वो वहीं पर रुका हुआ है। अब उनको हमने जो है 200 की एक खुराक दिया है, और
उसके बाद जब फोन आया तो बताया उन्होंने कि जो 5% रह गया था उसमें 25% हमको आराम है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि डॉक्टर हैनमन ने 5th एडिशन में क्या कहा है, 6th में क्या कहा है, हमको अपने विवेक से समझना है, हमको अपने विवेक से करना है। उसको कहा उन्होंने, दोनों में सही है। अब अगर वो और जिंदा रहते, 1843 में उनकी मृत्यु हुई है, 42 में छठा संस्करण उनका रेडी हो गया था। अगर उसी समय वो छप गया होता, लेकिन उनकी जो द्वितीय पत्नी इतनी लालची पत्नी थी, इतनी ग्रेडी थी कि वो उसका मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिया उन्होंने। चाहे जितना पैसा देने के लिए होम्योपैथी चिकित्सकों ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अंत में मरने के बाद सन 1921 में डॉक्टर विलियम बोरिक ने उसका ट्रांसलेशन कराया, जर्मन से इंग्लिश में उसका कराया। तो 1921 बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। 50 मिलीसिमल स्केल पे बहुत लोगों ने काम किया है। आरपी पटेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आरपी पटेल, डॉक्टर हरिमोहन चौधरी और तमाम लोग, ये लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं पूरे विश्व में, अच्छा रिजल्ट पाते हैं। तो इस तरह से हमको आपको ये हमारा कुल का मतलब ये है कि हमें होम्योपैथिक में पॉलीफार्मेसी नहीं करनी चाहिए, कई औषधियाँ देने का ये नहीं होनी चाहिए। हम स्टडी करें और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें कि सिंगल मेडिसिन दें हम। अभी हमारी पत्नी को भी 15 दिन पहले जो है एक तकलीफ हो गई थी, उनको गर्दन में एकदम, उन्होंने क्या किया कि ईयरफोन लगा के और वो सो गई, और सोने के बाद उनके कान में दर्द होने लगा, और कान में ही नहीं बल्कि गर्दन में भी होने लगा, एकदम बहुत भीषण दर्द, अकड़न यहाँ पे, और काफ़ी उनका मेंटल सिम्टम भी अजीब गरीब होने लगा। तो इस पे जो है हमने इनको, आपने पढ़ा होगा सिमसिफ्यूगा का एक्शन बहुत अच्छा है, ये नेप ऑफ द नेक पे लेडीज रेमडी भी है। तो मैंने उसी बेस पर इनको दिया और 1 हफ्ते के अंदर उनको काफ़ी आराम मिला, और केवल 1 खुराक दिया हमने 30 की, केवल सिंगल डोज। थोड़ी और प्रॉब्लम इनको हुई, डलनेस वगैरह आई 1 हफ्ते बाद, और थोड़ी तकलीफ रह गई थी, तो मैंने इनको 1 खुराक केवल जेल्सिमियम दिया और इनको आराम मिल गया। अब वो ओके हैं, एकदम ठीक हैं। तो मतलब हमारा ये है कि हम लोगों को स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सी दवाइयाँ जो है रिपीट करने में हमको कई बार कम्प्लीमेंट्री वगैरह देनी पड़ती है, कॉन्कॉर्डेंट मेडिसिन देनी पड़ती है रिपीट करने में। जैसे अभी हमारे लिए समस्या है कि जेल्सिमियम के बाद अगर मुझे कम्प्लीमेंट्री देनी हो तो बोरिक के मेट्रिया मेडिका में हमको मिला नहीं। उसमें दिया है ना कम्प्लीमेंट्री, वेल फॉलो, एंटीडोटल, इनेमिकल, पढ़ा होगा सब लोगों ने, लेकिन उसमें कम्प्लीमेंट्री कोई मेडिसिन नहीं दिया है। तो या दिया भी है शायद किसी एक और बुक में, तो वो इंडिकेटेड नहीं हो रही है। लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर डॉक्टर नायस ने, डॉक्टर कैंट ने, डॉक्टर एलन ने, डॉक्टर क्लार्क ने, इन लोगों ने एक सीरीज बनाया है, जैसे ट्रायोज बनाया है, ट्रायोज ऑफ सिम्टम्स। जैसे ट्रायोज ऑफ सिम्टम्स में जैसे आर्सेनिक का है, मान लीजिए क्या है, एंजाइटी है, बर्निंग रिलीव्ड बाय हीट, या प्रोस्ट्रेशन। ट्रायो 3 सिम्टम हुए इसमें, 3 सिम्टम हुए, एंजाइटी और बर्निंग और प्रोस्ट्रेशन। तो ये 3 सिम्टम मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं, इससे याद भी हो जाता है, क्विक
मतलब दिमाग में आ जाता है। इसी तरह से कैलकेरिया में देखा होगा आपने, फैट फेयर फ्लैबी, फैट फेयर फ्लैबी, ज़्यादातर लेडीज जो फैट फेयर फ्लैबी होती हैं उनमें ज़्यादातर कैलकेरिया कार्ब इंडिकेटेड होती है, फैट फेयर फ्लैबी। एल्सीनियम में ही देखा आपने, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस। एक दवा है कैप्सिकम, कैप्सिकम में स्टूल, यानी स्टूल के बाद उसको प्यास लगती है और पानी पीता है तो चिल होता है, उसको ठंडक लगती है। ये भी 3 सिम्टम हुए। ट्रायोज, ट्रायोज मैंने 3। इस तरह से जो है कुछ इस तरह से कम्प्लीमेंट्री इसको कह सकते हैं, मतलब ट्रायोज आप, ये नैस का है विशेष तौर से, नैस, कैंट और क्लार्क का। इसी तरह से कुछ ट्रायोज ऑफ सीक्वेंस है, सीक्वेंस, जैसे मयाज्म है, मयाज्म का सीक्वेंस क्या है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। सोरा के लिए किंग क्या है, सल्फर है। सिफिलिस के लिए मर्क्साल है और साइकोसिस के लिए क्या है, थूजा है। सल्फर, मर्क्साल और थूजा है। इसी तरह से आप फ्लैचुलेंसी के लिए ले लीजिए, आपको हमको पता है फ्लैचुलेंसी में 3 दवाइयाँ आती हैं, क्या है, कार्बोवेज है, चाइना है और लाइकोपोडियम है। जैसे एक आती है सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, इसमें एंटीसोरिक में देखा जाए तो 3 मेडिसिन है, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम। इसको इस सीरीज में सीक्वेंस में दिया है, डॉक्टर केंट वगैरह ने इसको बनाया है। तो ये हमारी मेडिसिन सिलेक्शन करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, मगर ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से हम औषध का रिपीटिशन जो है हम बहुत सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? डॉक्टर भास्कर दत्त? सर। हाँ हाँ सर, मैं आज लेट हो गया सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए, समय से आ गया, बीच में हाँ, हिंड्रेंस पैदा हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप बहुत मौके पे आए हैं। हाँ तो हाँ मैं ये ये सुन एक्चुअली रहा क्या था है, थोड़ा। एक्चुअली क्या है मैं बताना ये चाह जी। रहा हूँ कि ये जूम पे 40 हाँ। मिनट का ही होता है। हम लोग बहुत पहले ही स्टार्ट अच्छा। कर दिए थे, तो इसलिए वो 40 हाँ मिनट में प्रॉब्लम हो गया। अगली बार एकदम टाइम हाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और हाँ। और अगली बार जो है समय से करेंगे इसको। हाँ कोई क्वेश्चन कर रहे थे डॉक्टर अच्छा भास्कर दत्त? जी। हाँ हाँ तो ये जो 50 मिलिस्मल स्केल वाला बता रहे थे, हाँ 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 तो इसमें तो बहुत मिनिमम मेडिसिन सेलेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए फिर क्या करना है कि एकदम से मिनिमम हो? भाई इसके लिए तो स्टडी ही है। हाँ हाँ। इसके लिए तो हमारे लिए एक ही अच्छा। रास्ता है, जी हमारी स्टडी होनी चाहिए, थारो स्टडी होनी चाहिए, थारो स्टडी होनी चाहिए। कंसेप्ट हर, देखिए इसीलिए आप जब पहली बार आपने अटेंड किया था जी तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी के बारे में आपको बताया गया था, चर्चा किया गया था। आज जी थोड़ा जी। सा हमने आज भी लिया है। हमारे कहने का हाँ मतलब है कि आपको हमेशा दिमाग में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक का दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो हम जी ट्रैक जी से अलग हो जाएंगे, रास्ते से भटक जी जाएंगे। हमें भटकना नहीं जी है। जी। और विशेष तौर से इसमें लगभग जो भी हैं 2-4, तो कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है
जो प्रोफेशनलिस्ट जी हो, कोई नहीं है, जी हमको लगता है ऐसा। जी जी तो आप लोग साहस करके जी स्टडी करिए, स्टडी के बेस पर आप देख के हाँ देखिए, आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी सिंगल मेडिसिन देके, लेकिन जी सही होनी चाहिए, सिमिलम जी होनी चाहिए। और अब जी जब से आप शुरू कर देंगे तब से ही अच्छा है। स्टडी होनी चाहिए, रोज आप मेट्रिया जी मेडिका कम से कम एक दवा पढ़िए, एक दवा पढ़िए, लेकिन ये जी दिमाग में होम्योपैथिक फिलॉसफी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को रखते हुए रोज जी पढ़िए, रोज एक दो दवा आप मेडिसिन पढ़िए, और तब जाके जो है हो पाएगा, एग्जैक्ट सिमिलम तभी ढूंढ पाएंगे आप। भाई जो लोग करते हैं वो मेहनत किया है, उन लोगों ने त्याग किया है, जी ऐसे ऐसे नहीं किया है। और जो लोग नहीं स्टडी जी करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो अपना तो बेड़ा गर्क करते ही हैं, हमारे साइंस होम्योपैथिक का भी करते हैं। नहीं कहना जी चाहिए मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जी मैं आपको एक मिनट के लिए कैसे जूम होगा, आप ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन देखिए, आप जी ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए, आप जी देख रहे हैं, अभी नहीं दिख रहा। 10 से ज्यादा दवा है। जरा और ऊपर करें सर, और ऊपर करें। ये किसी का प्रिस्क्रिप्शन है, बताइए ये होम्योपैथी है? ये एकदम नहीं है। जी ये जो है मेरे हिसाब से क्राइम है। जी फिजिकल प्लेन पे जो कमा, देखिए हम लोग बुराई करते हैं, एलोपैथी की बुराई जी बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा है नहीं। वो जो दवा जी देते हैं वो फिजिकल प्लेन पे काम करती है, और फिजिकल जी प्लेन पे जो दवा काम करती है उसका साइड इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जी डायनेमिक प्लेन पे जो होम्योपैथिक की दवा काम करती है उसका असर जल्दी नहीं जाता है। हमको विजिबल भले ना जी हो, पोस्टमार्टम में भले ना मिले, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत जी गहरा होता है, जिसको डॉक्टर केसी शर्मा के केस से हम आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसलिए एक एक और पेशेंट थे, उनकी आवाज खत्म हो गई थी, बोल नहीं पा रहे थे। जी 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 हाँ, ओवर डोजिंग कर लिए थे तो हाँ उनकी आवाज ही चली गई, वो कम से कम 10 साल नहीं बोले। हाँ, नहीं होम्योपैथिक दवा से, हाँ, होम्योपैथिक दवा से हाँ 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 ओवर डोजिंग हो गई थी। हाँ, ऐसे ही अच्छा होता तो है। एक केस, हाँ मैं कानपुर में जब पढ़ता था, स्टूडेंट था मैं, तो जी एक हमारे साथ जी उस जमाने में एयरफोर्स के थे, वो सार्जेंट थे, वो भी हाँ एडमिशन लिए हुए थे। अच्छा हाँ, वो 2 बजे तक, 2 बजे से क्लास होता था हमारे यहाँ। पहले डे जी कॉलेज, नाइट कॉलेज चला करता था। तो डे कॉलेज जी में वो थे, तो वो त्रिपाठी जी थे, डॉक्टर त्रिपाठी समझ लीजिए। तो वो जी उन्होंने कोई दवा ले लिया था, समझ जी लीजिए उनको। डॉक्टर एसपी सिंह एक डॉक्टर थे कानपुर में, खपड़ा मोहाल, डॉक्टर साहब जानते होंगे, डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी। एक हाँ एसपी सिंह बैठते थे, तो जी उन्होंने दिया था। इतना ज्यादा हाँ एग्रावेशन हुआ, इतना ज्यादा एग्रावेशन हुआ, वो आज जी तक पूरी जिंदगी तक उनको आराम नहीं हाँ मिला। वो सोरियासिस टाइप का उनको हो गया, संभवतः आर्सेनिक दिया अरे गया था उनको। दिया क्या गया था एक्चुअली ओ उनको? ग्रेफाइटिस। अब ग्रेफाइटिस में हाँ देखिए, ग्रेफाइटिस देने के बाद आर्सेनिक एक ऐसी दवा है जो कॉम्प्लीमेंट्री भी है, इनिमिकल भी है, और एंटीडोटल भी है। जी अब इनिमिकल होगी तो इनिमी जैसे काम करेगी, है जी ना? अब कहाँ पे जी हमको देना है एंटीडोट करने के लिए, कहाँ पर हमको देना है एज ए कम्प्लीमेंट्री देना है, कहाँ पर एज ए इनिमिकल हमको प्रयोग करना है, ये सारी चीजें नॉलेज जब हम स्टडी करेंगे तभी होगा भैया, और कोई चारा नहीं जी है ना?
जी हाँ, डॉक्टर जी। पीयूष गुप्ता कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो। नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, कैसा लगा? अच्छा। आप डॉक्टर साहब वहाँ पे क्या बहुत पी रोड पे करते हैं ना प्रैक्टिस आप? हाँ सर, हाँ सर, क्लासिकल प्रिस्क्राइबर ही हूँ सर। जी जी। हेलो। क्लासिकल प्रिस्क्राइबिंग करता हूँ सर, सिंगल ही करता हूँ। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड, वेरी आवाज गुड। नहीं आ रही सर? हाँ, आवाज आ रही है, कट के आ रही है, आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, जैसे ये 50 मिलीसिमल में सिमिलम मेडिसिन की बात हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खूब एकदम लगता है कि बहुत सिमिलम मेडिसिन है, लेकिन उसके बावजूद भी फायदा नहीं करती, तब? हाँ, नहीं फायदा करती है। तो हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा। कि वहाँ जी। नहीं करती है तो फिर हमको एंटीसोरिक मेडिसिन देनी चाहिए। आपकी सिमिलम अच्छा। है, सब कुछ है, लेकिन काम जी। नहीं कर रही है तो मियाजमेटिक हिंड्रेंस है। अच्छा। मियाजमेटिक हिंड्रेंस है तो आपको सबसे पहले एंटीसोरिक देनी चाहिए। आप अच्छा। एंटीसोरिक देंगे तो हिंड्रेंस दूर होगा। ज्यादातर देखा होगा हम लोग प्रैक्टिस में होता है कि हमारी जी दवा एकदम सही है और दे रहे हैं, जी रोगी को आराम नहीं मिल रहा है, तो क्या जी करते हैं हम? फिर उसको सल्फर की एक खुराक देते हैं, केस एकदम क्लियर हो जी जाता है और जी उसके बाद दवा काम करने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी ऐसा होता है। जी 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 कई बार देखिए, यहाँ रिपीटिशन की बात आई तो डॉक्टर हेनमन ने 5th एडिशन में, 6th एडिशन में भी एक जगह जिक्र किया है जी कि कोई रोगी एकदम जी एकदम उसकी वाइटलिटी एकदम क्षीण हो चुकी है, मतलब जी उसकी वाइटलिटी एकदम क्षीण हो चुकी है, एक झांस हो चुकी है, जी लेकिन जी मेडिसिन इंडिकेटेड भी हो रही है, लेकिन हम दे नहीं सकते जी कोई पोटेंसी ज्यादा कि हाँ वो उसका लाइफ जो है संकट में पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर हेनमन ने खुद लिखा है, आर्गेनल में मेंशन है कि ऐसे केसेस में हमको ओपीएम की एक खुराक 30 की देनी चाहिए, जिससे उसकी वाइटलिटी जी स्ट्रांग हो जाए। ओपीएम जी ये संभवतः 183 वगैरह में है, ये ऐसा एफॉरेज 183 में उन्होंने जिक्र किया है। तो तो पेशेंट की वाइटलिटी वाइटलिटी कैसे समझें कि इसकी वीक है कि स्ट्रांग है? हाँ हाँ, नहीं, अभी की स्ट्रांग वो तो पता लगेगा आपको, वो बेनम हो जाएगा एकदम। वो मतलब आपने देखा होगा ओपीएम की एक सिम्टम और होता है, देखा होगा। ओपीएम एक ऐसी जी दवा है जिसमें जी। उसको तकलीफ भयंकर होगी, यानी देखने में ऑब्जेक्टिव हाँ सिम्टम में उसको भयंकर होगी, सूजन होगी, लाली होगी, सब कुछ होगी, लेकिन जब पूछेंगे आप हाँ, तो कहेगा हमको दर्द नहीं है, जी दर्द नहीं होता, पेनलेस होता है वो। तो जी आप ऐसे ही समझ लीजिए उसको तकलीफ है मगर बिनम्ड है। तो जी इसीलिए डॉक्टर हेनमन ने कहा होगा कि उसको ओपीएम देके उसकी वाइटलिटी को आप मतलब बढ़ा सकते हैं। जी, क्योंकि वाइटलिटी तो लीन थीन या थिक या मोटा या दुबला पतला से तो संबंध नहीं नहीं नहीं, है। उससे पूरा उससे मतलब नहीं है, तकलीफ से, जी उसके रोग से वो इतना एग्जॉस्टेड जी हो गया है और उसकी वाइटलिटी जी वीक हो गई है, तो उसके उस केस में ओपीएम दवा के लिए उन्होंने जिक्र किया है। जी जी तो ये जी बहुत छोटी सर। छोटी मोटी मोटी चीजें हैं, इस पे स्टडी करने पर हम तो रिक्वेस्ट जी करेंगे आप लोगों से, आप डॉक्टर डी कुमार, डॉक्टर मृगांक श्रीवास्तव से आर्गेनन की जी किताब लीजिए। बहुत बहुत मोटी नहीं है, देखने में आपको ऐसे ही हल्की फुल्की है, इतनी है ये, 6th एडिशन है ये, जी इंग्लिश में आती है। हो सकता है कि ये हिंदी में भी इसका आता हो, तो आप दोनों ले लीजिए।
इसको पढ़िए। हिंदी से प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश से ठीक। हाँ इंग्लिश ठीक है, नहीं मतलब हमारा मतलब है कि इंग्लिश में लीजिए, इसको थोड़ा स्टडी करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और एक तरह समझ लीजिए होम्योपैथिक के आप सिपाही हैं, आप समझ लीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आज होम्योपैथिक का जो होम्योपैथिक की जो तस्वीर है पूरे संसार में, मैं कह रहा हूँ, और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, वो आप ही लोगों जैसे लोगों से है, बहुत वैसे लोगों से नहीं है। देखिए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार कन्वर्टेड होम्योपैथ थे, वो कोई होम्योपैथ थोड़े थे। ये जितने डॉक्टर के एन माथुर कन्वर्टेड होम्योपैथ थे, और आपके ये दीवान हरिश्चंद्र वगैरह, ये मतलब कांजी लाल भी थे, कांजी लाल ये भी एमबीबीएस थे, एमडी थे, बहुत कन्वर्टेड होम्योपैथ है। तो वो लोग जुगल किशोर, हाँ नहीं जुगल किशोर तो वो बीएससी डीएमएस थे, वो एमबीबीएस नहीं थे वो, हाँ वो नहीं थे जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी इंटरेस्ट लेगा, जिसकी स्टडी अच्छी होगी, जो इंटरेस्ट लेगा वही अच्छा बन सकता है। आपको हमको पता है कि कितने जज, कितने वकील, कितने इंजीनियर वो अच्छे होम्योपैथ हुए हैं, बहुत अच्छे होम्योपैथ हुए हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश भोपाल में, हाँ भोपाल में एक ईएनटी सर्जन है, ईएनटी सर्जन होम्योपैथी करते हैं और रहते वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अपने ड्रावर में होम्योपैथिक मेडिसिन रखते हैं, और ईयर वगैरह में मुलेन आयल वगैरह लिए रहते हैं, वो डालते हैं। हाँ यहाँ भी हैं, यहाँ भी सीबी पांडे को जानते होंगे शायद आप लोग, डॉक्टर सीबी पांडे हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, वो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लखनऊ में, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी है। तो यहाँ भोपाल में है, ईएनटी सर्जन है, बहुत नॉलेजफुल आदमी है। अच्छा हमारे यहाँ फिर आए थे तो होम्योपैथी पे बोल रहे थे सब। हाँ क्यों नहीं बोलेंगे भाई, जिसको अभी एक आता है, उसमें फेसबुक वगैरह पे आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर साहब ने भी शायद डाला था, डॉक्टर मृगांक श्रीवास्तव जी ने, कि एक कोई डॉक्टर साहब है, पता नहीं पाटिल करके हैं क्या है, बॉम्बे के, उन्होंने, उनकी मदर बीमार थी, और वो इतनी बीमार थी कि एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाई, जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, घर ले आए और किसी होम्योपैथ को दिखाया उन्होंने, और वो ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस एमडी करने के, एमएस करने के बाद उन्होंने बीएचएमएस बॉम्बे में एडमिशन लिया। तो ऐसा नहीं है, समझने की आवश्यकता डाली थी मैंने उस पे, हाँ आप नहीं भेजा था शायद। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आप, और उम्र कोई माने नहीं रखता, ये मैं बता दूं आपको, उम्र माने इसलिए नहीं रखता है कि 74 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में तुलसीदास जी ने मानस, इसका रामायण की, रामचरितमानस की रचना किया है 74 साल की उम्र में। तो अभी तो हम लोग लड़के हैं उनके हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल यंग है हम लोग, है कि नहीं? तो बिल्कुल बस हाँ प्रयास हम लोग को करना चाहिए, हाँ अपना करेज और डेयर, हाँ और क्या। तो इसलिए जो है डेली 1-2 मेट्रिया मेडिका और आर्गनन की स्टडी, ये 2 तो बहुत जरूरी है। और आप सिंगल पे करिए। देखिए डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने बताया, बड़ी खुशी हुई मुझे कि पी रोड पे आप प्रैक्टिस कानपुर में करते हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं और सिंगल मेडिसिन पे करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारे यहाँ ग्रुप है, आप डॉक्टर दोनों लोगों को पता ही है, डॉक्टर डी कुमार और डॉक्टर मृगांक जी को पता है। हमारे यहाँ हमने एक ग्रुप बनाया है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी, उसमें जितने लोग जुड़े हैं सब यंग लोग हैं, सब यंग होम्योपैथ हैं, और सब सिंगल मेडिसिन वाले, सिंगल डोज वाले हैं। आप लोग जानते हैं डॉक्टर आदर्श सिंह, डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर अंबुज शुक्ला, ये सारे लोग हैं, डॉक्टर यूआर मौर्य, ये सारे लोग जो हैं ये सिंगल मेडिसिन वाले हैं। डॉक्टर यूआर मौर्य जो हैं मेडिकल अफसर हैं, ये सीतापुर में। आश्चर्य करेंगे कि वो तो अपनी सरकारी अस्पताल पर भी सिंगली मेडिसिन देते हैं,
सिंगल डोज देते हैं। जी हाँ, अब उनके लिए समस्या है कि इतनी जी दवाइयां करेंगे क्या। है ना। तो जी। लेकिन अब करते हैं, प्रिंसिपल से हट के नहीं करते हैं वो सिंगल सिन्हा जी। मेडिसिन देने से अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ये रहता है कि हमको इसके बाद फिर करना क्या है। अभी हमारे बीच में सिन्हा जी थे, डॉक्टर हाँ सिन्हा चले गए हैं। उनका एक जी केस था, उनको एक केस हमने बताया था। वो केस जी छतरपुर का था। डॉक्टर भास्कर दत्त जानते होंगे, डॉक्टर साहू को जानते हैं, आरपी साहू। एक हाँ हाँ डॉक्टर हाँ आरपी हाँ साहू थे, हाँ पढ़ाते थे आप लोगों को, है हाँ ना। हाँ 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 आरपी साहू जी नहीं, रामचंद्र साहू, आरसी साहू। हाँ हाँ तो जी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हमारे जी मतलब फ्रेंड भी है, शिष्य भी है, सब कुछ है समझ लीजिए। तो जी उनका फोन आया, तो मैं जी संयोग से डॉक्टर सिन्हा के यहाँ बैठा था। काफी जी तकलीफें बताया उन्होंने, और जी मैंने कहा कि अब इन्हीं को मैं करता हूँ। डॉक्टर सिन्हा ने जी उनको दवा दिया, 30 में दवा जी दिया, 1 महीने तक, एक खुराक। फिर अच्छा 1 महीने बाद उन्होंने 200 की दवा दी, करीब जी वो 1.5 महीने तक। फिर उसके बाद एक बार मतलब उन्होंने एक 1 mg की दवा दी। सिंगल डोज हाँ, सिंगल डोज। सिंगल डोज देते थे। हाँ, सिंगल डोज। और जी वो देते कैसे थे भास्कर दत्त, यहाँ से, वो तो यहाँ है जी डॉक्टर सुनील, और जी वो छतरपुर में है, हाँ तो डॉक्टर आर के मिश्रा को हाँ जानते होंगे आप, अरे जो आपके प्रोफेसर रहे हैं। हाँ अपने सदर हाँ हाँ हाँ, जो हाँ प्रिंसिपल हाँ रहे। हाँ तो उनको मैंने फोन कर दिया कि आप उनको जी दवा दे दिया करिए। अब यहाँ से जी दवा जाना तो थोड़ा सा मुश्किल था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जी भाई सिंगल मेडिसिन पे विश्वास करिए, स्टडी करिए। बस मेरा संदेश है, वो ठीक हो गए, डॉक्टर आरसी साहू ठीक हो गए। ठीक है फिर। ओके ओके जी सर। ओके, नमस्ते। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर, चरण सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। आज मैं लेट हो गया, आशीर्वाद देर मिला हमें। अरे नहीं, आशीर्वाद और ज्यादा मिला। आप ही की वजह लेकिन से कुछ व्यवधान आ गया था इसमें, आपको ज्वाइन कराने के लिए अच्छा व्यवधान आ गया अच्छा था। हाँ। ओ आपके लिए सभी। वो एक्चुअली जूम क्या है, 40 मिनट ही चलता है, उसके बाद फिर शायद कुछ है इसका इशू। तो अब नेक्स्ट, अच्छा इसी पे तो होगा, नेक्स्ट जूम। से 12 बजे नहीं, शुरू कर देंगे। जूम पे ही होगा, जी जूम पे ही होगा। जी ठीक है फिर, ठीक। तो 12 बजे शुरू करेंगे, 12:40 तक चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे फिर उसको कर लेंगे ना, मैनेज कर लेंगे, फिर से कंटिन्यू कर जी लेंगे उसको। ठीक जी है। जी ठीक है, ओके ओके। ठीक है सर, चरण सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम क्या सर, करें जी। प्रणाम प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा रहा, बहुत गहन गहन चीजें बताई आपने। जी। चलो, हाँ।